वेलकम टू बोधी न्यूज, प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग फॉर 29 दिसंबर। संक्षिप्त व सारगर्भित बोधी समाचार 29 दिसंबर 2016 के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। बोधी न्यूज यूजफुल फॉर प्रोफेशनल्स एट एनी लेवल्स इन कॉर्पोरेट, MBA स्टूडेंट्स इन सम कॉलेज, फ्रेश कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ ऑल टाइप्स, GDs एंड इंटरव्यूज, होम मेकर्स एंड स्कूल स्टूडेंट्स। हमारी वेबसाइट news.bodhibooster.com पर उपलब्ध अनेकों संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करें। Brought to you by knowledge portal Bodhi Booster, bodhibooster.com. Brought to you by PT Education and PT's IAS Academy. Let us begin with the work for today. We have brought 4 amazing editorials for you and the complete analysis. As usual, we will rotate these articles from some of the leading newspapers. The playlist of all our news videos, all the Bodhi News Shrutis, that is the audio version, and the content PDFs are available on the website news.bodhibooster.com. अपनी व्यक्तिगत लाइब्रेरी लगातार बनाते चलिए और हर सप्ताह या हर 15 दिन या महीने में जब भी आप रिवीजन करने बैठें करंट अफेयर्स और जीके का, तो हमारी प्लेलिस्ट वेबसाइट पर देखें। सारी श्रुतिस आप ट्रैवलिंग के दौरान भी सुन सकते हैं। बहुत अच्छे टूल्स हैं। विशेष रूप से हिंदी भाषी छात्रों हेतु बहुत अच्छी एक सेवा प्रारंभ की गई है, बोधी अनुवाद, जिसमें हम जटिल और लंबे और कई बार सरल भी अंग्रेजी लेखों का अनुवाद हिंदी में आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं, जिससे आपको बहुत आत्मविश्वास विकसित करने में मदद होगी। इसका पूरा लाभ bhasha.bodhibooster.com साइट पर लेते रहें। The 4 editorials for analysis today are: number 1, behind Pakistan's CPEC offer, demonetization gains. Second, number 3, the root cause of environmental crises. A beautiful edit this is. And number 4, foreign policy act 3. तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का विश्लेषण, लेकिन उससे पहले देख लें कि ये चारों लेख किन संदर्भों से लिए गए हैं। The first article for today is from World Politics, Indian Politics, Defense and Military. The second is from Demonetization, Indian Economy, Law, Constitution and Governance. The third, Society and Culture, Spirituality, Environment and Ecology. This is a wonderful insight which we have covered earlier in a different lecture, the link of which will be provided to you today. And the last one on Foreign Policy Act 3 of the Modi government, World Politics, Foreign Affairs, Indian Politics, People and Personalities. तो अपनी बोधी समाचार की नोटबुक तैयार रखें, एक एक बिंदु अपने हाथों से लिखते चले। न केवल आपकी हैंड राइटिंग सुधरेगी, बल्कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस अपने आप पर और अपने ज्ञान पर भी बनता जाएगा। आइए शुरुआत करें। बिहाइंड पाकिस्तान CPEC ऑफर। तो बताइए CPEC क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। बताइए ये किस चीज का हिस्सा है? OBOR। इस लेख की पृष्ठभूमि सबसे पहले आपको बता देता हूं। हाल ही में पाकिस्तानी सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने, जनरल ने, भारत को न्योता दिया कि सारे झगड़े भुला दो और हमारे साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक गलियारे का फायदा उठाने के लिए जुड़ जाओ। उसी सेंटिमेंट को कुछ समय बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने दोहरा दिया। तो क्या यह एक सोची समझी रणनीति है या ये लोग सिर्फ बोलने के लिए बात कर रहे हैं? टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर इश्यू, वी विल डेल्व डीप इनटू द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर and how China has turned South Asian politics into a zero-sum game where the only thing it wishes for India is defeat on strategic fronts. But before we get into that and the games Pakistan and China intend to play with India, on the screen you can see the difference that the China-Pakistan economic corridor is designed to make. The entire trade routes that pass through the oceans for China currently span around 13,000 kilometers. आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व, जिसे हम पश्चिम एशिया भी कह सकते हैं, वहां से जितना भी व्यापार अर्थात मुख्य रूप से तेल, कच्चा तेल
मलक्का की खाड़ी से होते हुए बीजिंग तक जाता है। ये लगभग 12,900 किलोमीटर का रास्ता है। चीन ने एक अति महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट वन रोड के तहत, उसके बहुत सारे हिस्से हैं, पूरे एशिया पर अपना दबदबा बनाने का प्रकल्प प्रारंभ किया 4 साल पहले अंडर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ पार्ट ऑफ दैट विच कनेक्ट्स काशगर in the Xinjiang province of China to the warm water port Gwadar port in Arabian Sea, thereby totally destroying distance and reducing it to just 2,000 kilometers. Thereby, and of course, inland China, वहां से बीजिंग आगे जाएंगे तो वो 2-3 हजार किलोमीटर और हो जाएगा, 3,500 किलोमीटर. But still, the point is made that China has managed to gain access to Indian Ocean region by investing heavily in the China-Pakistan economic corridor. The fact that Pakistan will ultimately just possibly be reduced to a second-rate colony of China seems to be of nobody's concern as of now. आइए अब इस लेख का विश्लेषण करते हैं। तो ये पूरा आपको इसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्लियर हो गई। China has created the huge China-Pakistan economic corridor through Pakistan from Kashgar in the Xinjiang province up to the Gwadar port, which is the warm water port in Arabian Sea, making it a highway for its goods and people as part of the One Belt One Road mega project. जैसा मैंने अभी आपको बताया, शी जिनपिंग साहब ने 2012 के बाद से ही एक बहुत ही अति महत्वाकांक्षी परियोजना लाई है, वन बेल्ट वन रोड, यानी एक पट्टा एक सड़क विशाल परियोजना। इसका अल्टीमेट लक्ष्य यह है कि पूरे एशिया पर चीन का दबदबा बन जाए, क्योंकि वो पूरे एशिया के देशों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। ऐसा करके न केवल वो अपने इकोनॉमिक हितों को आगे बढ़ा रहा है, वरन वो भारत को बहुत गहरी चोट देना चाहता है। इस बात को लेकर किसी के भी मन में कोई शक नहीं रहना चाहिए कि चीन भारत से मित्रता फिलहाल करना ही नहीं चाहता। सरप्राइजिंगली पॉइंट नंबर 2 में वही हुआ जो हमने स्टार्ट में बोला था। अ पाक आर्मी जनरल एंड लेटर द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री इनवाइटेड इंडिया टू जॉइन द CPEC। भारत ये कभी भी नहीं करेगा, अभी तक तो यही रुक रहा है, क्योंकि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीधे सीधे अवैध रूप से कब्जा किए हुए पाकिस्तानी कश्मीर के हिस्से से गुजरता है। भारत ने अनेकों बार चीन को याद दिलाया है कि वो ऐसा करके भारत की अखंडता पर चोट कर रहा है। चीन भारत को बदले में एक चीन सिद्धांत याद दिलाता है, चीन और ताइवान के रिश्तों को, लेकिन वो खुद भूल जाता है कि वो कश्मीर में क्या कर रहा है। सो दैट इज द जियो स्ट्रेटेजिक बैकग्राउंड ऑफ दिस डिस्कशन। दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट दैट पाकिस्तान एंड चाइना आर नाउ इनवाइटिंग इंडिया टू ज्वाइन। व्हाई? 3 रीजन बताते हैं ऑथर। इंडिया पाक टॉक्स आर डेड। देखिए, आज की वस्तुस्थिति यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की चर्चाएं पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान हिंसा के अलावा कोई दूसरी भाषा ही नहीं सुनना समझना चाहता। इंडिया ऑपोजिट CPEC एवरीवेयर इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशंस। भारत CPEC से जुड़ ही नहीं सकता अभी तक, क्योंकि हर मंच पर भारत ने इसका विरोध किया है। कश्मीर का एंगल याद रखिएगा। Indo-China relations are at a low ebb post 2015 due to the Chinese troubles on terror and energy। सभी को पता है पिछले कई महीनों से भारत की हर दरख्वास्त को, निवेदन को, रिक्वेस्ट को चीन ने सिरे से खारिज कर कूड़ेदान में डालने का काम किया है। वो आतंकवादी संगठनों पर लगाम कसने का मामला हो, वेदर इट इज एन अटेम्प्ट बाय इंडिया टू गेट सर्टेन टेररिस्ट डिक्लेयर्ड टेररिस्ट और एन एंट्री ऑफ इंडिया इनटू द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, हर जगह चीन ने टांग अड़ा रखी है। The past 1 year has seen rapid construction in CPEC, huge security investment by Pakistan for the Chinese officials, and China doing all it can to secure Pak interests in Central Asia through OBOR। बहुत खतरनाक स्थिति जो हो रही है वो ये है कि पिछले 12 महीनों में CPEC में अरबों डॉलर फूंक कर चीन ने तेजी से काम आगे बढ़ाया है। बदले में पाकिस्तान ने चीनी अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी सेना की सुरक्षा दे दी है। बलूचिस्तान के लोग चीख चीख कर थक रहे हैं कि बलूचिस्तान को आज़ाद करो, बलूचिस्तान को आज़ाद करो। पाकिस्तान सुनता ही नहीं और भारत को कश्मीर का ज्ञान देने के लिए सदैव आतुर और तत्पर रहता है, साधु का चोगा पहनकर। और चीन वही बात ताइवान के साथ कर रहा है। तो हम जो एक मोटे तौर पे बात को समझ लें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सच्चाई के रास्ते चलकर तो आपके हाथ में केवल निरर्थकता हाथ लगती है। ये बहुत ही खतरनाक सत्य अब
स्पष्ट होता चला जा रहा है। एक और रिस्क जो भारत के लिए अब उभर रही है, चाइना इज डूइंग ऑल इट कैन टू सिक्योर द पाक इंटरेस्ट इन सेंट्रल एशिया थ्रू OBOR, विच कैन बी डैमेजिंग फॉर अस। ओवरऑल सीन नाउ इज दिस, कुल मिलाकर वस्तुस्थिति ये है। ईरान ऑल्सो वांट्स चाबहार पोर्ट, जो कि भारत के साथ मिलकर डेवलप हुआ है, एंड ग्वादर टू बी सिस्टर पोर्ट्स। सम अदर सेंट्रल एशियन nations are also showing interest in CPEC, and Afghanistan is not averse to allowing China to connect to Iran. ये सब भारत के लिए बहुत खुशगवार संकेत निश्चित ही नहीं है। रशिया प्लस पाकिस्तान प्लस चाइना रिसेंटली मेट रिगार्डिंग अफगानिस्तान। रूस, पाकिस्तान और चीन ने अफगानिस्तान मामले पर हाल में बैठकें की, जबकि भारत पूरी तरह से अफगानिस्तान को अपना समर्थन देने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि भारत बिल्कुल नहीं चाहता कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए प्लेग्राउंड बन के रह जाए। सिचुएशन फॉर इंडिया इज वेरी डेलिकेट। CPEC विल अल्टीमेटली एम टू कनेक्ट 64 नेशंस। ध्यान रखें, आज से हजारों साल पहले से अखंड भारत में अफगानिस्तान तक का पूरा हिस्सा शामिल था। विदेशी आक्रमणकारी जो मध्य एशिया से आए, उन्होंने इस सब को धीरे धीरे छिन्न भिन्न कर दिया। तो अफगानिस्तान और भारत, इनका बहुत गहरा सांस्कृतिक रिश्ता है, इस बात को किसी ने भूलना नहीं चाहिए। और इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता इस पूरे क्षेत्र में फैली थी, जो मूल रूप से हिंदू सभ्यता थी। अंत में जाके वो विकसित होते होते वेदों के जरिए हिंदू धर्म तक पहुंची। तो जब आप CPEC, चीन, पाकिस्तान और भारत, इनका समग्रता में अध्ययन करेंगे, तो आपको इतिहास के ये बेहद रोचक तथ्य भी देखने ही होंगे। I hope we have been able to do justice with this brilliantly written article here. We saw the situation on the map here. Possible exam questions, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अलावा कुछ सब्जेक्टिव हो सकते हैं, स्क्रीन पर हैं, मैं हिंदी में दोहरा देता हूं। चीन और पाकिस्तान एक भारत विरोधी सामंजस्य बनाते जा रहे हैं। सबसे बढ़िया भारतीय प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 2, एशिया के इतिहास में नया अध्याय रचने हेतु भारत को चीन और पाकिस्तान से हाथ मिला लेना चाहिए। इस अजम्पशन का विश्लेषण करें। Nice questions. Try to write some mini essays on it. It will help you. The issue of demonetization has remained center stage for several weeks after 8th of November. In one of the very nicely argued articles we will now take, the author takes a detailed technical look at what is happening by asking some fundamental questions. विमुद्रीकरण के इस जटिल मुद्दे पर इस लेखक के इस बेहद खूबसूरत लेख को अब हम विश्लेषण के लिए उठाते हैं। डीमोनेटाइजेशन गेन्स, डीमोनेटाइजेशन के फायदे। लेकिन ध्यान रखें, ये सिर्फ फायदों की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत से खतरे भी बताएंगे। इट कुड बी द राइट मूव बट इट्स एफिकेसी वुड डिपेंड ऑन हाउ वी फॉलो अप ऑन द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। ये एक सही कदम हो सकता है, किंतु इसकी प्रभावशीलता इस पर निर्भर होगी कि हम मूल उद्देश्यों को आगे अब कैसे बढ़ाएंगे। ये एक बहुत अच्छा लेख है। ध्यान रखें, डीमोनेटाइजेशन पर कॉम्प्रिहेंसिव बोधीज आपको बोधि बूस्टर वेबसाइट पर डिटेल स्टडी के लिए मिलेगी। बोधि नंबर 2 एंड बोधि नंबर 1, इन्हें आप ओपन करके देखिएगा। द सेम बोधीज इन हिंदी इन पैरेलल आर अवेलेबल ऑन hindi.bodhibooster.com। इन्हें गहराई से अध्ययन कीजिएगा। तीसरी बोधि अभी हम रुके हुए हैं, स्थिति को इवॉल्व होने दे रहे हैं, सही वक्त पर प्रस्तुत की जाएगी। तब तक आप इन दोनों बोधियों को अच्छे से पढ़ें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। Indian demonetization is probably the world's biggest such exercise ever attempted. Wow, that's quite an achievement. भारत की नोटबंदी विश्व की अब तक की सबसे बड़ी प्रक्रिया रही अपने प्रकार की। Number 2, objective was an attack on black money and with time it was fine-tuned to digital transactions. जैसा हम सब भारतीय जानते ही हैं, शुरुआत काले धन पर हमले के नाम से हुई थी। धीरे धीरे सरकार ने अपने गोल पोस्ट को ठीक करते हुए अब डिजिटल लेन देन की बात की है। 3,
Pertinent questions need to be asked and answers sought. Author ये कहते हैं और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं. If you really want to analyze demonetization and what it has achieved and what it will be doing going forward, first you need to ask the right basic questions, the answers to which will lead us to the right direction. तो आइए सही सवाल पूछना शुरू करें. सबसे पहला सवाल ऑथर पूछते हैं, What is cash needed for? नकदी की आवश्यकता भारतीयों को आखिर होती क्यों है? A. ट्रांजैक्शंस, लेन देन के लिए. B. प्रिकॉशनरी स्टॉकिंग, सावधानी की दृष्टि से एक स्टॉक बना के रखने के लिए. C. स्पेक्युलेटिव, यानी आपको जुआ सट्टा खेलना है या अटकलों पर अपना इन्वेस्टमेंट चलाना है. फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट में यू स्पेक्युलेट. फॉर ए यानी ट्रांजैक्शंस हेतु, द गवर्नमेंट शुड इंसेंटिवाइज एंड नॉट पेनलाइज. तो यदि सरकार वाकई चाहती है कि रोज करोड़ों अरबों ट्रांजैक्शंस हों, तो फिलहाल तो डिजिटल पे जाते हैं तो दंड लग जाता है, इनाम तो मिलता नहीं. हाँ, नीति आयोग ने कुछ इनाम शुरू किए हैं, वो एक अच्छा जेस्चर है, उसका कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इट विल गेन अ लॉट ऑफ गुड PR, बट नॉट मोर देन दैट. फॉर अ कंट्री ऑफ इंडिया साइज, those rewards are only symbolic. Everyone understands that, I am sure. As far as the merchant discount rate or the transaction charges are concerned, ये तो आम आदमी पर सीधे सीधे आपने एक तरह से बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स ही लगा देते. तो दंड मत दो, इनाम दो, और सही मायने में इनाम दो. फॉर बी, ड्यूरिंग इलनेस, प्रिकॉशनरी इसलिए लोग नकदी रखते हैं कि अचानक से यदि सेहत बिगड़ गई तो सरकारी अस्पतालों में कितने लोग एडमिट होने जाएंगे. सब निजी अस्पतालों की तरफ भागते हैं. गरीब आदमी भी अपना सब कुछ बेच के निजी की तरफ भागता है. कितनी विचित्र स्थिति है भारत की. तो वहां कैश की आवश्यकता पड़ती है. ऑथर कहते हैं इनडायरेक्टली बिटवीन द लाइंस कि आप सरकारी अस्पतालों को ठीक क्यों नहीं कर देते, तो वहां भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. वो तो आपसे होता नहीं है. और ये बात तो बिल्कुल सच है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को. फॉर सी, stock markets are already dematerialized after 1990s and trading is online. यदि आपने ये स्टॉक मार्केट के लिए किया था तो वो तो पहले से ही डीमटेरियलाइज हो ही चुके हैं ना, 1990 के दशक के बाद. हाँ, डब्बा ट्रेडिंग अभी भी चल रही है, लेकिन उसे रोकने के लिए करों में कटौती करना ही एकमात्र रास्ता होगा. अब ऑथर 5 सवाल पूछते हैं. ये बहुत अच्छा आर्टिकल है और बड़ी मुश्किल से इस तरह के अच्छे आर्टिकल्स आजकल मिलते हैं. इसे आप बाद में गहराई से अवश्य पढ़ लीजिएगा. द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क, विल इट अफेक्ट द इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था को क्या ये प्रभावित करेगा? आंसर, यस, बट द एक्सटेंट इज अनक्लियर. डिमांड एडवर्सली अफेक्टेड बट कैन रिकवर फॉर ऑटोमोबाइल्स, मे नॉट रिकवर फॉर FMCG. स्लो डाउन इन कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट विल अफेक्ट मेनी मोर सेक्टर्स. Farmers are forced to do distress sale for horticultural products. Overall, India is a cash economy, will take time to recover from this move. समझ में आ गया? 5वां पॉइंट था ये. तो हाँ, निश्चित तौर पर मोटर वाहनों में यानी ऑटोमोबाइल बाजार में तो जो मंदी आ गई है वो शायद रिकवर हो भी जाएगी, लेकिन तेजी से गतिमान उपभोक्ता वस्तुएं यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में तो ये होने वाला नहीं है. हो सकता है स्लो डाउन ही आ जाए. और कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण क्षेत्र में और अचल संपत्ति के क्षेत्र में तो दूसरे कई क्षेत्र जुड़े रहते हैं, तो सबको मार पड़ गई है उसमें, और इस बात पे सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए. किसानों का तो नुकसान हो ही रहा है. क्वेश्चन 2, व्हाट हैपेंड टू द ब्लैक मनी? काले धन का क्या हुआ? उत्तर, मल्टीपल एमनेस्टी स्कीम्स हैव ensured nearly everything is back into the system, so the exact amount of black cash is now unknown. All this money is into taxable stream for the future, which is a major achievement. तो सरकार की बहुत बुराई भी हो रही है कि आपने बहुत सारी माफ़ी योजनाएं जो दी, एमनेस्टी स्कीम्स, तो फिर विमुद्रीकरण किया ही क्यों? ऑथर बहुत अच्छा पॉइंट बोलते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सारा कैश बैंकिंग सिस्टम में आने से अब वाइट होने के बाद ये आगे के लिए कर योग्य हो गया है. तो यही अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है. अब ये देखने लायक है क्या होता है. क्वेश्चन 3 इन पॉइंट नंबर 7, न्यू ब्लैक इकोनॉमी डेवलपिंग, क्या एक नई काली अर्थव्यवस्था बन गई है?
आंसर, as long as cash will exist, maybe. जब तक नकदी का अस्तित्व दुनिया में रहेगा, काला धन शायद बनता रहेगा। लेकिन कुछ मार्केट्स विशेष रूप से भेद्य हैं, वल्नरेबल हैं, प्रॉपर्टी, फॉरेन एक्सचेंज एंड गोल्ड। सिंस कैश एग्जिस्ट, प्रॉब्लम एग्जिस्ट, सो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस आर नीडेड एंड नो ह्यूमन डिस्क्रिशन फॉर परमिशन शुड बी अलाउड। अभी एक बहुत बड़ी दुखती रग पे हाथ रख देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक इंसानों के हाथ में लाइसेंस देने का और परमिट देने का अधिकार सरकारी अधिकारियों के पास रहेगा, भ्रष्टाचार तो रुकने वाला नहीं है। उसे जितनी तेजी से कम करके एक दिन समाप्त कर दिया जाएगा, उसी से करप्शन एंड कैश विल बोथ बी मिनिमाइज्ड। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 8, क्वेश्चन 4, व्हाट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट्स ऑफ डिजिटल? डिजिटल की वजह से क्या परिवर्तनकारी प्रभाव नहीं आ रहे देश में? उत्तर बड़ा ही आईना दिखाने वाला है। ई ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग आउट ऑफ कंपल्शन, बट द वैल्यू इज लो एंड लेस कैश इज बीइंग यूज्ड बिकॉज देयर इज लेस कैश। अब इस पे तो ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं। फिफ्थ, क्वेश्चन 5.9, हाउ विल द बैंक्स रिएक्ट नाउ? अब बैंकों की क्या प्रतिक्रिया होगी? ये यहाँ पे बैंकों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, वह मेरे ख्याल से हम सभी को अब दिखा देनी चाहिए, क्योंकि जिन्हें थोड़ा आराम पसंद जिंदगी की आदत है, अब बैंक में कोई अधिकारी या कर्मचारी इतनी मेहनत करने के लिए तो वो एग्जाम दे के आता नहीं है। वो तो उनको शौक लगा कि मोदी जी ने साल भर का काम 50 दिन में ही करवा लिया। वैसे ही जन धन में इतने सालों का काम एक ही साल में करवा चुके थे। सो दिस वॉज ऑन अ लाइटर नोट, डोंट गेट एंग्री विथ मी। The banks have complied with 60 orders in 50 days, but now they will be very scared of the Jan Dhan accounts because of the potential to get dragged into controversies. The cost of going digital should be by budgetary allocation. ऑथर कहते हैं कि यदि डिजिटल जाने में किसी व्यक्ति के जेब से कुछ एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, भारत सरकार के बजट से यह पैसा आना चाहिए, लोगों के जेब से नहीं। तो अंत में समरी क्या आई? 50 दिन पूरे हो गए। द रियल पिक्चर विल इमर्ज ओनली आफ्टर अप्रैल 2017. One time tax gain is okay, but in the long run, systems have to be improved and rates rationalized. ये बात लगभग सभी एक्सपर्ट्स ने कही है, तो आप इसे बिल्कुल बेधड़क इस्तेमाल करें। एक बार का कर का लाभ आपको हुआ, भारत सरकार के लिए बोल रहे हैं, ये बार बार तो नहीं होगा ना, हर साल थोड़ी डिमोनेटाइजेशन करोगे। तो यू हैव गेन्ड in terms of tax revenues lump sum right now. Fair enough, good. But going forward, you must improve the systems of India. That is why GST is being brought, and the tax rates must be rationalized. दूसरा point, government bureaucracy hasn't changed and corruption will continue to flow. ये तो ऐसा sad chapter है भारत के इतिहास का कि पूछिए मत. Third, transactions behavior will change only with time. Final follow through and follow up is important. समझ में आ गया? तो ये एक बेहद खूबसूरत लेख, इस पर आप 2 बोधी बूस्टर पर अवेलेबल हैं, अवश्य देखिएगा, गहराई से पढ़िएगा। ये लंबे लेख हैं, हड़बड़ी में मत कीजिएगा और अच्छे से पढ़ें। आपको हर परीक्षा में, हर जीडी, हर इंटरव्यू में बहुत मदद मिलेगी। Some possible exam questions. 3 questions on the screen. I will repeat them in Hindi. नागरिकों द्वारा नकदी का प्रयोग क्यों होता है, इसका तकनीकी विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्या वास्तव में नकदी विहीन समाज का निर्माण संभव है? कैसे? क्वेश्चन नंबर 3, विमुद्रीकरण के द्वारा सकारात्मक गति यदि निर्मित हुई है, तो दीर्घावधि में ऐसे कौन से सुधारों की आवश्यकता होगी जो इस गति को बनाए रखें? I hope the questions are clear and the analysis we have offered should be good enough for you to write essays on these questions.
The root cause of environmental crises, a topic that belongs to society and culture, spirituality, environment and ecology. एक बेहद खूबसूरत लेख जो हमें अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा, आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाएगा और ये बताएगा कि मानव के लालच ने और भौतिकवाद की अंधी दौड़ ने किस प्रकार वैश्विक ऊष्मन को गति दे दी है. How exactly has mankind's blind greed led to the present global warming situation? Climate change is a grave threat facing mankind at an existential level itself. अब जलवायु परिवर्तन मानवता के अस्तित्व के लिए ही खतरा बन चुका है. ये तो बात हर कोई मानता है, इसीलिए तो फिर वो पेरिस एग्रीमेंट हो रहा है, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं. ऑथर कहते हैं गहराई से जाओ और समझो कि पहले का मानव क्या करता था. रेफरेंस हिंदू धर्म की तरफ है. Man versus nature is the situation today. Earlier it wasn't the case. Man was very close to nature. He observed nature minutely and realized that the forces were amazing. So he attributed divinity to nature. देखिए, भारत में और हिंदुस्तान में कम से कम पिछले 8000 वर्षों में जब से सिंधु घाटी सभ्यता बनी, मानव प्रकृति के बहुत निकट था. मानव प्रकृति से दूर नहीं था. आज आप और मैं जरा एक बार सोच के बताइए, पिछली बार रात के समय एक खुले आकाश में टिमटिमाते तारे आपने कब देखे थे? बिना हाथ में मोबाइल और कुछ हुए आप सिर्फ तारों की तरफ एक टक देखते रहे और सोचते रहे ब्रह्मांड कितना विशाल और कौन सी शक्ति इसे चला रही है. आपको याद ही नहीं आएगा पिछली बार वो दिन कब आया था. याद आ जाए तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब तो चारों तरफ रोशनी है और हाथों में मोबाइल, तो सिर ऊपर तो जा ही नहीं सकता, सिर नीचे ही रहता है अब सबका. ये तो है, मोबाइल से सबको बड़ा विनम्र बना दिया है. दैट वाज जस्ट अ जोक. तो मानव प्रकृति की शक्ति को देखता था, सूक्ष्म निरीक्षण करता था और वो विस्मयकारी शक्तियों को भगवान तुल्य मानता था. इसीलिए प्रकृति को देवत्व का दर्जा मिला. दिस इज एग्जैक्टली हाउ हिंदुइज्म हैज इवॉल्व्ड. There is a comprehensive 4-hour lecture on Hinduism which can help anyone understand Hinduism at a very basic level. If you go to the Bodhi resources page, you will find the complete reference to Hinduism on the Bodhi resources page. तो बोधि संसाधन के वेब लिंक पर जाकर आप इसका कंप्लीट रेफरेंस देख सकते हैं. लिंक हमने स्क्रीन पर आपको दिखा दी है, bodhibooster.com/p/bodhiresources.html. हिंदुइज्म का एक 4 घंटे का लेक्चर जो इन सभी मुद्दों को बेहद गहराई में एनालाइज करता है. जिन्हें इंटरेस्ट हो अवश्य देख सकते हैं. Gods and goddesses were made out of trees, rivers and mountains. Hindu Ved contain numerous hymns glorifying earth as mother, air, fire and water for their power and service to the mankind. तो भारत के प्राचीन हिंदू वेदों में न केवल भू माता का दर्जा प्राप्त था धरती को, वरन वायु, अग्नि और जल के भी अलग अलग रूपों में पूजा होती थी. Man realized he cannot exploit nature and so he resisted temptations. That is exactly what Satya Yug was all about. ऑथर बहुत खूबसूरती से बताते हैं कि मनुष्य ये समझ गया था कि प्रकृति का विनाश हो जाएगा, यानी उसका खुद का, यदि उसने उसका शोषणकारी रवैया अपना लिया प्रकृति के प्रति, और इसीलिए वो बैलेंस बना के चलता था. सो द ऑथर इज रेफरिंग टू आवर एंसेस्टर्स हु प्रेफर्ड कीपिंग अ बैलेंस विथ नेचर, बट देन एंड दैट वाज सत्ययुग. तो स्पिरिचुअलिटी वर्सेस मटीरियल डिजायर्स, द लैटर अल्टीमेटली प्रिवेल्ड ओवर द फॉर्मर. लेकिन वहां से फिर अब मानवता का पतन शुरू होता है. पॉइंट 7 में बहुत ही खूबसूरत उन्होंने एक एनालिसिस ऑफर किया है और वो कहते हैं, Today's climate change is a result of change in the climate of human minds over the past few centuries. पिछले कुछ सदियों में मानव मस्तिष्क के जलवायु परिवर्तन की वजह से आज विश्व का जलवायु परिवर्तन हो गया है. What a beautiful thing to say. और अंत में आ गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिकीकरण जो ब्रिटेन से शुरू हुआ. पूरा गुड़ गोबर करने का श्रेय हम इसे दे सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अ लाइसेंस टू प्लंडर. अब ये बात तो सभी जानते हैं.
तो सॉल्यूशन क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर भी हमने इसी बोधि रिसोर्सेज के पेज पर लिंक दे रखी है, आप चाहें तो उसे अवश्य अध्ययन कर सकते हैं। बहुत सरल द्विभाषी फॉर्मेट में ये लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो क्या ऑथर सॉल्यूशन भी दे रहे हैं या सिर्फ एनालिसिस दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ही इज गिविंग अ सॉल्यूशन ऑल्सो। नीड बेस्ड कंजम्पशन, आप उतना ही उपभोग करें जितनी आवश्यकता हो। रिसोर्सेज शेयरिंग, संसाधनों की साझेदारी करें। अगर उबर के सीईओ ने ये सुन लिया तो वो बोलेंगे देखो देखो देखो, मैं यही तो कह रहा हूँ, शेयर्ड राइट्स, क्यों इंडिया में हमारा विरोध हो रहा है, देखो देखो देखो। कॉरपोरेट्स की खूबी ये है कि वो हर पॉजिटिव चीज को खुद के स्वार्थ के लिए इतना तेजी से मोड़ने की कला सीख गए हैं कि वो किसी भी चीज को कैसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आप और मैं, जो हम सामान्य नागरिक हैं, हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि पर्दे के पीछे के सत्य को समझने का एक बार प्रयास कम से कम किया जाए। हो सकता है आप उनके कथन से सहमत हो जाएं, विच इज परफेक्टली फाइन, इन अ डेमोक्रेसी यू हैव दैट राइट, बट एटलीस्ट नॉट टेकिंग एवरीथिंग एट द फेस वैल्यू मे बी द प्रिस्क्रिप्शन द डॉक्टर रियली ऑर्डर्ड। मिनिमम वेस्ट, हम बर्बादी कम से कम करें, क्योंकि कुछ भी वेस्ट करते हैं तो वो निकल के तो आया है फैक्ट्रियों से। अब जब वो फैक्ट्रियों से आया है तो वहां तो कार्बन एमिट करते हुए ही आया है ना। फाइनली द ऑथर सेज अल्टीमेटली विदाउट ग्रेटर स्पिरिचुअल अवेयरनेस नथिंग विल हैपन। और ये बात तो बिल्कुल सत्य है। जब तक मनुष्य भौतिकतावाद के भीतर रहते हुए भी स्पिरिचुअल सच्चाई को समझने का प्रयास ही नहीं करेगा, तब तक स्थितियां बदलने वाली नहीं है, कितनी पेरिस एग्रीमेंट आप कर लीजिए। तो वस्तु स्थिति मानवता के लिए बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती। तो बोधि रिसोर्सेस पेज का आप भरपूर इस्तेमाल करें। स्क्रीन पे आपको दिखा दिया जाए, ये रहा बोधि रिसोर्सेस का पेज, लिंक आपको बता दी गई है। यहाँ सारे रिसोर्सेस इजीली अवेलेबल हैं। आप रिस्पेक्टिव हेडिंग को ओपन करें, टॉपिक वाइज ये लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। यू मे विश, for those who wish to have a deeper understanding, these resources are absolutely invaluable. 3 प्रश्न जो संभावित हैं परीक्षाओं में, हिंदी में पढ़ के बता देते हैं। मानवता के लालच ने वैश्विक ऊष्मन कैसे बनाया, समझाइए। सेकंड, प्रकृति की आराधना के तरीकों से आधुनिक मनुष्य की कैसे मदद हो सकती है। थर्ड, क्या विज्ञान स्वयं आधुनिक मानवता की समस्याओं का समाधान कभी भी हो पाएगा। I hope the questions force you to think at least a bit. Remember, the playlist of all Bodhi News videos is available on our website, Bodhi News. ये रही हमारी वेबसाइट जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिस इज द बोधि न्यूज़ वेबसाइट। यहाँ पर आप ऊपर ये ऑल न्यूज़ वीडियोस का टैब देखेंगे। इसे आप ओपन करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा टूल है। श्रुतिज आर ऑल्सो सेपरेटली अवेलेबल। दीज आर द ऑडियो वर्जन्स ऑफ द वेरियस न्यूज़ आइटम दैट यू वॉच ऑन वीडियोज़। अपने हिसाब से आप ट्रैवलिंग के दौरान या बैठकर सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। So Narendra Modi entered the world stage with a bang in June 2014. How have things been, and how has the Act 3 really made him wiser? Foreign Policy Act 3, taken from World Politics, Foreign Affairs, Indian Politics, People and Personalities. बेहद खूबसूरत लेख जो बिल्कुल अनबायस तरीके से लिखा गया है, इसका एनालिसिस अब हम प्रस्तुत करते हैं। The Prime Minister's entry onto the world stage was dramatic and full of surprises. Today, as the confusion of the Shakespearean climax has gripped him, he is sadder but wiser. प्रधानमंत्री मोदी की 2014 में विश्व मंच पर जो उनका प्रवेश था वो बहुत ही नाटकीय था और आश्चर्य से भरपूर था। आज जैसे जैसे शेक्सपियर के नाटकों में होने वाले एक अंत की तरफ बढ़ने वाली सच्चाई उन्हें घेरे खड़ी है, वे दुखी तो हैं लेकिन बहुत अधिक बुद्धिमान हो चुके हैं। ये शेक्सपियर कहाँ से बीच में आ गए? देखिए, शेक्सपियर के टिपिकल जितने भी नाटक होते थे उसमें फर्स्ट एक्ट, सेकंड एक्ट, थर्ड एक्ट, यानी पहला उसका अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय था, वो इवॉल्व होता था। तो इन टिपिकल शेक्सपियरियन प्लेज यू वुड हैव इन द फर्स्ट एक्ट द प्रोटैगोनिस्ट विल एंटर द स्टेज। जो नायक था
वो मंच पर आएगा, उसकी सारी अच्छाइयाँ सामने आएंगी। इन द सेकेंड एक्ट, दूसरे अंक में या दूसरे अध्याय में, वो अपनी सारी बातें सामने रखेगा विश्व की समस्याओं या उसके जीवन की समस्याओं पे। शेक्सपियर के नाटक में उसका क्या रुख है बताएगा, लोगों में ऑप्टिमिज्म का संचार करेगा। थर्ड एक्ट में अचानक से बहुत सी जटिलताएं उसको घेर के खड़ी हो जाएंगी और सब कुछ खत्म होता दिखेगा। और वहां से फिर फोर्थ एक्ट और फिफ्थ एक्ट में क्लाइमैक्स आता है, और कई बार ये बहुत सुखद भी होता है। आई होप द कोरिलेशन एंड द एनालॉजी विद द शेक्सपियरियन प्लेज इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो ये था पॉइंट 1 और पॉइंट 2 भी। पॉइंट 3, मोदीज फॉरेन पॉलिसी राइट नाउ इज इन द थर्ड एक्ट ऑफ द प्ले। द फर्स्ट एक्ट एंट्री was dramatic, surprising and exciting. His freshness, oratorical skills and energy was enchanting. मोदी जी की विदेश नीति शेक्सपियर के नाटक के तीसरे अंक में आ चुकी है। प्रवेश जो प्रथम अंक था वो नाटकीय, आश्चर्यजनक और उत्तेजक था। उनका ताज़ापन, वक्तव्य कौशल और उनकी ऊर्जा करिश्माई थी। फोर्थ पॉइंट, his contagious optimism led everyone to believe that अच्छे दिन are coming. India not a spectator on world stage but a participant claiming its legitimate place. So the first act was perfect. तो हुआ ये था कि मोदी जी जब आए थे तो उनका आशावाद बड़ा संक्रामक था और हर किसी को लगा कि भारत के लिए वाकई में अच्छे दिन न केवल भारतीयों के लिए भारत में वरन पूरे विश्व में भारत के लिए भी आने वाले हैं। और विश्व मंच पर भारत सिर्फ एक दर्शक नहीं है बल्कि वो तो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है, भागीदार है, और वो अपना न्याय संगत स्थान मांगता है। तो प्रथम अंक उत्तम था। Fifth, the second act, the reality started dawning. Complexities arose. Pakistan and China were what they always have been: uncooperative, stubborn, inflexible. Sixth point, worldwide it is said Modi started the trend to the right and then came Brexit and Trump. विश्व भर की राजनीति में जो बहुत बड़े परिवर्तन, जिन्हें ब्लैक स्वान्स भी कहा जाता है, कभी और उस पर बात करेंगे। यदि आपको पता है ब्लैक स्वान क्या है और हम किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं तो आप हमें कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। ब्लैक स्वान, काला हंस, हंस तो सफेद होते हैं ना। विश्व भर में ब्रेग्जिट और डोनाल्ड ट्रंप, ये दो घटनाएं तो अभी हुई हैं, मोदी जी इसके पुरोधा रहे हैं, ऐसा कुछ विश्लेषक कहने लगे हैं, क्योंकि दक्षिण पंथ की तरफ बढ़त मोदी जी के आने से हुई। 8, पुतिन सडनली स्टार्टेड फ्लर्टिंग विद पाकिस्तान एंड चाइना। हुआ ये कि जैसे जैसे भारत अमेरिका के करीब जाता दिखा, पुतिन ने पाकिस्तान और चीन से दोस्ती बढ़ाना दिखाना शुरू की। सो इंडिया वाज फोर्स्ड टू हैंड आउट बिग डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स टू रशिया टू स्टॉप दैट। इन द हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, रशिया डिनाइड ऑल इंडियन एंड अफगान एलिगेशंस अगेंस्ट पाक। रूस ने भारत और अफगानिस्तान के पाकिस्तान के आतंकवादी संजालों पर लगाए सभी आरोपों को हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में सिरे से खारिज कर दिया था। ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। इस पे हमने कुछ बहुत अच्छी बोधीज बना रखी हैं। आप bodhibooster.com पर जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा, इसमें आप सार्क सर्च कर सकते हैं। आपको सार्क पर एक अच्छी बोधी यहाँ पे मिलेगी जिसमें आप जाके सार्क एंड टेररिज्म ये विषय देख सकते हैं। और इसमें हार्ट ऑफ एशिया और भारत का क्या रिलेशन ये भी बताया गया है। सब कुछ हिंदी में समानांतर उपलब्ध है। इस तरह की बोधीज को पढ़ के आपको और बहुत डीप में एनालिसिस करने की मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। आई होप दैट पॉइंट इज मेड। तो हम पॉइंट 10 पर आ गए। विद पाकिस्तान 2016 is far worse than 2014 was, despite everything the government has done. वो हमने सब लिख दिया, charm offensive, surgical strikes, but Pakistan has remained as intractable as ever. याद करें पॉइंट 11 में 15 अगस्त 2014 को मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि सार्क देश मिलकर एक पूरा नया अध्याय रच सकते हैं। अभी तो स्थिति ये हो गई है कि सार्क ही समाप्त होने की कगार पे आ गया है और इसीलिए बिम्स्टेक को मोदी जी निकाल के बाहर लाए फिर। तो अब ये तो जो हो रहा है सो हो रहा है। दूसरी मांग आ रही है कि चीन को सार्क में प्रवेश दिया जाए, क्योंकि चीन ने भारत और पाकिस्तान को एससीओ में प्रवेश दे दिया है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हमें बताइएगा ये क्या है, ये क्या करती है, व्हाट एग्जैक्टली आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। चाइना इज वेरी क्लियर, यूज द ओबीओआर एंड डोमिनेट एंटायर एशिया, विच इज वेरी बैड न्यूज फॉर इंडिया। भारत के लिए सबसे बुरी खबर है कि चीन पूरी तरह से इस नीति पर चल रहा है कि एशिया पर अपना दबदबा सदा के लिए बना लो। ये भारत के लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। नेचुरली इंडिया इज गोइंग अहेड विद यूएस। अब तो भारत एमडीपी बन चुका है, मेजर डिफेंस पार्टनर, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इन्हीं सब
कंटेक्स्ट में हमें समझना पड़ेगा कि भारत की विदेश नीति के परिवर्तन क्या है. So today a complex global mix of factors is affecting us all and demonetization has compounded that. But Modi's personal image is still intact. We wish him best of luck. ये था हमारा लेख का विश्लेषण फॉरेन पॉलिसी एक्ट 3 पर. बहुत अच्छे इंसाइट समग्रता में प्रदान करने का प्रयास हुआ है. दो निबंध प्रारूप के प्रश्न, पहला और दूसरा, इंग्लिश में स्क्रीन पे उपलब्ध है. हिंदी में पढ़ के सुना देता हूं. भारत को विश्व मंच पर स्थापित करने के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण करें. इनमें से कौन से कारगर रहे और कौन से नहीं. क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय विदेश नीति के लिए अब आगे क्या है, विशेष तौर पर उभरती चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में. Remember, make full use of the Bodhi Bhasha resources, the easy, spontaneous and practical way of learning English. आप में से जो भी सरल, सहज और उपयोगी पद्धति से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, बोधि भाषा वेबसाइट पर रोजाना आएं, bhasha.bodhibooster.com. बहुत सारे संसाधन आपको लगातार मिलेंगे और विशेष रूप से हिंदी भाषी साथियों के लिए बोधि अनुवाद सेवा भी प्रारंभ की जा चुकी है, जिसमें हम कठिन और कई बार सरल भी अंग्रेजी लेखों का शब्दशः हिंदी अनुवाद आपको स्क्रीन पर उपलब्ध कराते हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास में कई गुना वृद्धि हो जाएगी. बोधि बूस्टर की और अधिक सेवाओं का लाभ आप प्रीमियम सेवा में एनरोल करके प्राप्त कर सकते हैं. बोधि बूस्टर प्रीमियम, सब कुछ हिंदी में समानांतर उपलब्ध. And this is how we are different from what is otherwise available on multiple channels. आज के न्यूज़ का कंटेंट पीडीएफ अवश्य साइट से डाउनलोड करें. उसके अलावा उस पर और बहुत कुछ पढ़ने को है. स्पेंड सम क्वालिटी टाइम देयर एंड डेवलप योर इंटेलेक्ट. दिस इज ऑल वी हैव फॉर यू इन द प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग बोधि न्यूज़ फॉर टुडे. संक्षिप्त व सारगर बोधि समाचार में आज के लिए इतना ही. बहुत जल्द आपसे फिर भेंट होगी. आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो, आप बहुत तरक्की करें और अपना स्वयं का विकास अपनी मेहनत से अच्छे से कर सकें. हमारी शुभकामनाएं और हमारे प्रयास हमेशा इसी दिशा में रहेंगे. नमस्ते, जय हिंद.